गरीब ननंद की ससुराल आई दो अमीर भाभी। माँ, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मैं राजवीर से बहुत प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। मैं राजवीर के अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगी। ये प्यार का बुखार तो तेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। 4 दिन खाना पीना बंद होगा तो ही तेरी अकल ठिकाने आएगी। चल तू मेरे साथ। इतना कहकर आशा की माँ कविता आशा का हाथ पकड़कर गुस्से से उसे कमरे में ले जाती है और उससे उसका फोन छीनकर उसे कमरे में बंद कर देती है। खबरदार, अगर दोनों में से किसी ने भी ये दरवाजा खोला या इसे पानी और खाना दिया, 4 दिन भूखी रहेगी तो अपने आप इसके प्यार का भूत उतर जाएगा। लेकिन माँ जी, आप इस बार राजवीर से मिल तो लीजिए। राजवीर बहुत अच्छा लड़का है और आशा का बहुत ध्यान रखेगा। बस करो तुम दोनों। अब मैं उस लड़के का नाम भी इस घर में दोबारा ना सुन लूं, समझी? वरना तुम दोनों को तुम्हारे मायके भेजने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इतना कहकर कविता वहां से चली जाती है। कविता की दोनों बहुएं आलिया और कनिका अपनी सास की बात सुनकर डर जाती हैं, लेकिन उन्हें अपनी ननंद आशा की बहुत फिक्र होती है। इसीलिए रात में जब सब लोग सो जाते हैं तो कनिका आलिया चुपके से खाना लेकर आशा के पास जाती हैं, जहां वो देखती हैं कि आशा कमरे में बैठे बैठे रो रही है। बस करो आशा, और कितना रोगी? चलो कुछ खा लो। 2 दिन से तुमने कुछ भी नहीं खाया है। नहीं भाभी, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। मैं भूखे प्यासी मरना पसंद करूंगी, लेकिन राजवीर के बिना रहना नहीं। अगर माँ ने ये सब बंद नहीं किया तो मैं इसी पंखे से लटक कर आत्महत्या कर लूंगी। तुम पागल हो गई हो आशा? क्या बोले जा रही हो? हाँ भाभी, मैं पागल हो चुकी हूँ राजवीर के प्यार में। अगर मेरी शादी राजवीर से नहीं हुई तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। आशा की बात सुनकर आलिया और कनिका दोनों बहुत डर जाती हैं। दोनों भाभियों को अपनी ननंद से बहुत प्यार होता है। उन दोनों से अपनी ननंद की ऐसी हालत नहीं देखी जाती। इसीलिए आलिया और कनिका आशा को कुछ पैसे देकर उसे घर से भागने का प्लान बनाते हैं। आशा, ये कुछ पैसे हैं, तुम्हारे काम आएंगे। जाओ, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो और कभी भी हमारी कमी महसूस हो तो हमें कॉल कर लेना। आशा अपनी दोनों भाभियों को गले लगाती है और घर छोड़कर चली जाती है और जाकर राजवीर के साथ मंदिर में शादी कर लेती है। राजवीर और आशा एक ही कॉलेज में थे। आशा एक अमीर परिवार की बेटी होती है, वहीं राजवीर एक गरीब परिवार से होता है, जिसके चलते आशा की माँ राजवीर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और वो इस शादी के खिलाफ थी। लेकिन अपनी भाभियों की मदद से आशा आखिरकार राजवीर से शादी ही कर लेती है। शादी के बाद राजवीर आशा को अपने छोटे से घर में ले जाता है। माँ देखो, तुम्हारी बहू आई है, अपनी बहू का स्वागत करो। काहे का स्वागत? मैंने तो सोचा था कि अमीर लड़की से प्यार किया है तो दहेज में बहुत सारा सामान आएगा, लेकिन ये तो खाली हाथ आ गई, किसी फकीर की तरह। बस करो माँ, अभी तो आशा को आए हुए 2 मिनट भी नहीं हुए हैं और आपने फिर से अपनी हरकतें चालू कर दी। देखा करमजली, तेरे इस घर में कदम रखते ही मेरा बेटा मुझसे किस तरह से बात कर रहा है। इतना कहकर मीरा वहां से चली जाती है। अपनी सास की बात सुनकर आशा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो अपना दुख अपने अंदर ही रखती है। शादी के कुछ दिन बीत जाते हैं। आशा बहू होने की सारी फर्ज निभाती है, लेकिन मीरा आशा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और हमेशा उसे किसी न किसी बात को लेकर ताने देती रहती है। क्यों री, ये सब्जियां क्या तेरा बाप तुझे देकर गया था जो बना रही है? चुपचाप से दाल चावल बना ले। माँ जी, इतने दिनों से हम रोज रोज दाल चावल ही तो खा रहे हैं। मेरा मन नहीं कर रहा है दाल चावल खाने का, इसीलिए मैंने सोचा आज कोई सब्जी बना लूं। ये तेरा अमीर मायका नहीं बल्कि गरीब ससुराल है। यहाँ रहना है तो हमारे तौर तरीके से रहे, समझी? ये रोज रोज सब्जियां हमारे घर में नहीं बनती हैं। अगर आइंदा मुझसे बिना पूछे सब्जियों को हाथ भी लगाया तो तेरे हाथ तोड़ दूंगी। इतना कहकर मीरा आशा के हाथ से सब्जियां छीन कर ले जाती है और बेचारी आशा चूल्हे पर खांसते हुए ही दाल चावल बनाती है। आशा, मुझे दूसरे शहर में काम मिल गया है। अगर मैं वहां जाऊंगा तो तुम देखना, कुछ ही महीनों में हमारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। फिर मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा और तुम्हारे सारे अरमानों को पूरा करूंगा। आप बस अपना ख्याल रखिएगा और समय पर खाना खा लीजिएगा। आशा नम भरी आंखों से राजवीर को विदा करती है, जिसके बाद राजवीर दूसरे शहर काम करने के लिए चला जाता है। अब मीरा को और अच्छा मौका मिल जाता है आशा को परेशान करने के लिए। बहू, आज बड़ी ठंड लग रही है तो नहाने के लिए पतीले में गर्म पानी करके गूसल खाने में रख दे, मैं तब तक बाहर से आती हूँ। ठीक है माँ जी। मीरा चूल्हे पर पतीला रखकर उसमें गर्म पानी करती है और ले जाकर गर्म पानी के पतीले को गूसल खाने में रख देती है। थोड़ी ही देर में मीरा आ जाती है और गर्म पानी के पतीले को देख मीरा के दिमाग में एक आइडिया आता है।
और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, हे राम, मेरा हाथ जल गया, पानी गर्म करने को कहा था ना कि खौलाने को। क्या हुआ माँ जी, आप चिल्ला क्यों रही हैं? क्यों री, क्या मुझे जलाकर मारना चाहती है? मैंने तुझे पानी गर्म करने को कहा था ना कि खौलाने को। देख मेरा हाथ जल गया। लेकिन माँ जी, मैंने तो पानी आपके नहाने लायक ही गर्म किया था। अच्छा, तो तू ये कहना चाहती है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? तुझे यकीन दिलाऊं। इतना कहकर मीरा आशा का हाथ पकड़कर उसे गर्म पानी के पतीले में डाल देती है, जिससे आशा चिल्लाने लगती है। लेकिन मीरा उसका हाथ नहीं छोड़ती। माँ जी, मेरा हाथ छोड़ दीजिए। मेरा हाथ जल रहा है माँ जी, मेरा हाथ छोड़ दीजिए। हुआ यकीन? अब अगर आइंदा दोबारा ऐसी हरकत हुई तो अभी तो तेरा हाथ जलाया है, अगली बार तेरा पूरा शरीर जला दूंगी, वो भी गर्म पानी से नहीं बल्कि आग से। इतना कहकर मीरा वहां से चली जाती है और बेचारी आशा वही हाथ पकड़ के रोने लगती है। लेकिन मीरा का अभी भी मन नहीं भरता। ऐसी हालत में भी वो आशा से घर के सारे काम करवाती है और बात बात पर उसे ताने और मारा करती है। मीरा इस बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहती और ऐसे ही समय गुजरता रहता है। और एक दिन, आलिया, कनिका, मुझे आशा की बहुत याद आ रही है। जो हुआ मैंने उसके लिए आशा को माफ कर दिया है। तुम दोनों जाकर उसे एक बार मिलो और उसे यहाँ लेकर आओ। अब मैं अपनी बेटी से और दूर नहीं रह सकती। क्या सच में माँ जी, आपने आशा को माफ कर दिया? ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। ये सुनकर आशा बहुत खुश होगी। हम आज ही जाकर आशा से मिलते हैं। अपनी सास की बात सुनकर कनिका और आलिया बहुत खुश होती हैं। जिसके बाद वो आशा और आशा के ससुराल वालों के लिए बहुत सारे तोहफे खरीदते हैं और गाड़ी में बैठकर उसके ससुराल जाती हैं। लेकिन जैसे ही आलिया और कनिका आशा के ससुराल जाती हैं तो वो देखती हैं कि आशा की सास उसे डंडे से मार रही है। ये सब देखकर आलिया और कनिका को बहुत गुस्सा आता है और वो जाकर मीरा के हाथ से डंडा छीनकर उस पर चिल्लाते हुए कहती हैं, ये आप क्या कर रही हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई आशा पर हाथ उठाने की? कनिका, ये देखो, आशा के चेहरे, हाथ पैरों पर कितने निशान हैं। हमने आज तक आशा पर चिल्लाया भी नहीं है और आप इस तरह इसे मार रही हैं। आपने बहुत बड़ी गलती की है और इसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। जब जेल में चक्की पीसोगी तभी आपको अपनी गलती का एहसास होगा। नहीं भाभी, ये आप क्या कर रही हैं? आप पुलिस को कॉल मत करिए, वरना हमारे घर में बहुत बदनामी होगी। मेरी किस्मत में जो है वही होगा। आप प्लीज ये बात किसी को मत बताना। लेकिन आशा, प्लीज भाभी। आशा की बात सुनकर मीरा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो आशा से हाथ जोड़ते हुए माफी मांगती है। बहू, मैंने तेरे साथ इतना सब कुछ किया, लेकिन तू मुझे कोई सजा नहीं देना चाहती। मुझ जैसी को तो सजा मिलनी ही चाहिए, जिसने अपनी बहू पर इतना अत्याचार किया। बहू, मुझे माफ कर दे, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अपनी सास को अपनी गलती का एहसास होता देख आशा अपनी सास को माफ कर देती है, जिसके बाद मीरा आशा से बहुत प्यार करती है। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को। जय अम्बे गौरी। जय दुर्गा माँ की। माँ, अनामिका अगर पूजा हो गई हो तो मुझे नाश्ता दे दो यार, मुझे काम पर जाना है। अगर लेट हो गया तो सेठ बहुत डांटेगा। आप बैठिए, बस मैं अभी नाश्ता लेकर आती हूँ। क्या हुआ शिवाय बेटा, तो इतना परेशान क्यों लग रहा है? सब ठीक तो है ना? माँ, आप तो जानती हो ना कि इन दिनों हमारे साथ क्या हुआ है। इसी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हूँ। ऊपर से वो सेठ तनख्वाह देने में इतनी कंजूसी करता है कि पूछो ही मत। हर छोटी छोटी बातों पर पैसे काट लेता है और काम से निकालने की धमकी देता रहता है। मैं तो मजबूर हूँ, इसलिए वहां पर काम कर रहा हूँ, वरना कभी भी मैं वहां पर काम नहीं करता। बेटा, मैं सब जानती हूँ तू कितनी परेशानी में है, लेकिन तू समझ सकता है कि इसके अलावा हमारे पास अभी और कोई चारा नहीं है। घर का खर्च चलाने के लिए हमें मेहनत तो करनी होगी। ये लीजिए आपका नाश्ता, और जाते हुए माया को भी स्कूल छोड़ देना। शिवम जल्दी से नाश्ता करता है और अपनी 6 साल की बेटी माया को स्कूल छोड़ते हुए अपने काम पर निकल जाता है।
भगवान भी कैसे कैसे दिन दिखाता है। जहाँ मेरा बेटा पहले गाड़ियों से हर जगह जाया करता था, मेरी पोती इतने बड़े स्कूल में पढ़ती थी, मेरी बहू इतनी महंगी साड़ियाँ और ज्वेलरी पहनती थी, वहीं अब सब कुछ कितना बदल गया है। शिवाय को बस मैं धक्के खाते हुए काम पर जाना पड़ता है। मेरी पोती को इतने छोटे से स्कूल में पढ़ाई करनी पड़ती है और बेचारी मेरी बहू, उसे फटी हुई साड़ियाँ पहननी पड़ती है। माँ जी, दुर्गा माँ हमारी परीक्षा ले रही हैं और हमें इस परीक्षा में सफल होना है। ऊपर वाला हमें देकर भी देखता है और ना देकर भी। हमें तो बस सब्र करना है और माँ दुर्गा पर यकीन। मुझे यकीन है जल्द ही सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। चलिए अब आप भी नाश्ता कर लीजिए, फिर हमें भी तो अपनी सिलाई के काम पर बैठना है। अंबिका और अनामिका जल्दी से नाश्ता करते हैं और सिलाई मशीन पर सिलाई करने के लिए बैठ जाते हैं। अंबिका का परिवार पहले इतना गरीब नहीं था, लेकिन उन दोनों के साथ ऐसा क्या हुआ था कि उन्हें इस गरीबी में दर्जी का काम करके अपने घर का खर्चा चलाने के लिए काम करना पड़ता है। अरे बहू, कहाँ हो? अरे आज क्या नाश्ता नहीं मिलेगा? आई पिताजी, ये लीजिए गर्मा गर्म नाश्ता। अरे वाह, आज तो मेरा मनपसंद नाश्ता बना है। आज तो नाश्ता करने में मजा ही आ जाएगा। भाई साहब, जल्दी से नाश्ता कर लीजिए, फिर हमें मीटिंग के लिए भी जाना है। आज हमें बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट भी साइन करने हैं। अनामिका के ससुर महेंद्र अपने छोटे भाई राजीव के साथ जल्दी से नाश्ता करते हैं और अपनी गाड़ी में बैठकर मीटिंग के लिए निकल जाते हैं। दरअसल राजीव बचपन से ही महेंद्र से जलता था और सारी प्रॉपर्टी बिजनेस अपने नाम करना चाहता था, जिसके चलते वो धोखे से महेंद्र से प्रॉपर्टी के पेपर साइन करा लेता है और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेता है। ये तुमने ठीक नहीं किया। अपने ही भाई के साथ धोखा करके तुम्हें क्या मिला? अगर तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए थी तो तुम बता देते। जितना मेरा है उतना सब तुम्हारा भी है। हाँ चाचा, पिताजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने अपने सगे भाई के साथ धोखा किया है। मुझे आधी नहीं बल्कि पूरी प्रॉपर्टी चाहिए थी। अभी सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस सब मेरा है। अब निकल जाओ यहां से तुम सभी लोग। अब तुम लोग इस घर में नहीं रह सकते। अपने छोटे भाई राजीव के धोखे की वजह से महेंद्र की तबीयत खराब होने लगती है और एक दिन महेंद्र इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा बोल देता है। इन सभी घटनाओं के बाद शिवम अपनी बेटी, पत्नी और माँ के साथ एक छोटे से घर में जाकर रहने लगता है, जहाँ घर का खर्च चलाने के लिए वो एक तरफ शिवम फैक्ट्री में काम करता था तो वहीं दूसरी तरफ अनामिका और अंबिका सिलाई करके लोगों के कपड़े सिलकर अपने घर का खर्च चलाते थे। माँ जी, अगले हफ्ते से नवरात्रि शुरू है। हम हर साल नवरात्रि का व्रत रखते हैं और कन्या पूजन करते हैं, लेकिन इस बार हमारे जैसे हालात हैं, क्या हम लोग इस बार कन्या पूजन कर पाएंगे? जरूरी नहीं है कि हम पहले की तरह ही बड़े धूमधाम से ही कन्या पूजन करें। हम सादगी से भी कन्या पूजन कर सकते हैं। हर साल की तरह इस साल भी हम लोग नवरात्रि के व्रत रखेंगे और 9 व्रत के बाद कन्या पूजन करेंगे। माता रानी हमसे जरूर प्रसन्न होंगी। जिसके बाद अंबिका और अनामिका मिलकर नवरात्रि की पूजा का सारा सामान लाते हैं और मिलकर पूजा करते हैं। बहू, आज तो खाना बनाने के लिए घर में कुछ भी नहीं है। सारा राशन खत्म हो गया है। सिलाई के लिए कपड़े भी कई दिन से नहीं आए हैं। 4-5 दिन हो गए हैं, लेकिन एक कपड़ा भी नहीं आया है। बस जमुना काकी का ये सूट पड़ा हुआ है। इसकी भी सिलाई सिर्फ 100 रुपए की है। मैं जमुना काकी को ये सूट देकर आती हूँ और आते हुए 100 रुपए में थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान भी ले आऊंगी। इतना कहकर अनामिका सूट सिलती है और उससे मिलने वाले पैसों से अनामिका थोड़ा बहुत राशन ले आती है, जिससे उसके परिवार का गुजारा हो जाता है। बहू, अब हम क्या करें? उस राशन से तो हमारे 2-3 दिन गुजर गए, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे? ना तो कपड़े सिलने के लिए कपड़े हैं और ना ही घर में राशन। शिवाय का सेठ भी उसे उसके पैसे नहीं दे रहा है। ऐसे तो हम कन्या पूजन भी नहीं कर पाएंगे और कन्या पूजन के दिन भी करीब है। मुझे दुर्गा माँ पर पूरा भरोसा है। हम कन्या पूजन जरूर करेंगे। अनामिका और अनामिका की सास दुर्गा माता की तस्वीर के सामने दिया जलाकर उनसे प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते करते वहीं सो जाते हैं। सुबह अंबिका और अनामिका के घर पर एक औरत आती है जो उन्हें आवाज देकर उठाती है। जी, आप दोनों ही अंबिका और अनामिका हैं जो दर्जी का काम करते हैं? जी हाँ,
मेरे घर पर शादी है तो मुझे आप लोगों से कुछ कपड़े सिलवाने थे। कम से कम 100 जोड़ी सूट है और 8 जोड़ी लहंगे। क्या आप दोनों 4 दिनों में ये सब सिल देंगे? इसके बदले में मैं आपको 20,000 रुपए दूंगी। 20,000 का नाम सुनकर अनामिका और अंबिका दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं, जिसके बाद जया उन्हें कपड़े देकर चली जाती है और लगातार 4 दिनों तक दोनों सास बहू व्रत रखने के साथ साथ कपड़े सिलती हैं। और वो दोनों कपड़े सिलने में इतनी ज्यादा खो जाती हैं कि उन्हें अपने खाने पीने का भी होश नहीं रहता। वो दिन रात सिर्फ कपड़े सिलते रहते हैं और अष्टमी के दिन जया उनके घर कपड़े लेने के लिए आती है। अरे सारे कपड़े सिल दिए? मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी जल्दी इतने सारे कपड़े सिल दोगे। लेकिन आप दोनों की तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। आपका ऑर्डर इतना बड़ा था कि काम करने की वजह से हम लोग 4 दिन तक सोए नहीं। आप लोग तो सच में बहुत मेहनती हैं। आप देखना, दुर्गा माँ आपकी मेहनत का फल आपको जरूर देंगी। ये लीजिए आपके पैसे। जया अंबिका और अनामिका को उनके पैसे देकर वहां से चली जाती है। अनामिका और अंबिका जया के दिए हुए पैसों की मदद से गांव के गरीबों के लिए भंडारा करवाती हैं और उसी के साथ गांव की कन्याओं को बुलाकर उनका कन्या पूजन करती है और अपने हाथों से नवरात्रि का प्रसाद बनाकर सारी कन्याओं को खिलाती है। माँ जी, कितना अच्छा हुआ ना कि इस बार कन्या पूजन अच्छे से कर पाए और गरीबों को खाना भी खिला पाए। सब उस औरत की वजह से हुआ है। वो औरत तो लक्ष्मी का रूप थी। चल बहू, अब हम लोग भी प्रसाद खा लेते हैं। इतना कहकर अनामिका और अंबिका जैसे ही चूल्हे के पास जाकर प्रसाद के बर्तन खोलते हैं तो देखते हैं कि उनमें प्रसाद की जगह सोने के सिक्के और हीरे जवाहरात और पैसे हैं, जिसे देखकर अंबिका और अनामिका दोनों ही हैरान हो जाते हैं। हे दुर्गा माँ, इसमें इतने सारे सोने के सिक्के और जेवरात कहाँ से आए? लगता है ये दुर्गा माता का आशीर्वाद है। उन्हीं की कृपा हम पर पड़ी है। अनामिका के ये कहने पर अंबिका समझ जाती है कि जो औरत उनके पास कपड़े सिलवाने के लिए आई थी वो कोई और नहीं बल्कि दुर्गा माता ही थी। ये सब देखकर अंबिका और अनामिका बहुत खुश होती हैं और दुर्गा माता की तस्वीर के सामने जाकर हाथ जोड़कर कहती हैं, दुर्गा माता, आपने हमें आशीर्वाद के रूप में इतना सब कुछ दिया। आप साक्षात हमारे घर पर आई। हम धन्य हो गए। अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें माफ कर देना। इतना कहने पर तस्वीर पर चढ़ा हुआ फूल गिर जाता है और अनामिका और अंबिका माता रानी का आशीर्वाद समझकर अपने पास उसे रख लेते हैं। सोने के सिक्के पैसों से अब अंबिका और अनामिका पहले की तरह ही खुशी खुशी अपने परिवार वालों के साथ रहने लगते हैं। वहीं राजीव को उसके किए की सजा मिलती है और उसके बिजनेस में उसे लॉस हो जाता है और अब उसे गरीबी में जीना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर शिवम का सारा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है।